हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड स्पेशल क्लासेस प्रेजेंट्स ऑडियो आर्टिकल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। उसके बाद इसी पर एक नियम 2015 में भी आया था। तो आज हम लोग यही दोनों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सन 1894 में सार्वजनिक हित के आधार पर भूमि का अर्जन करने हेतु भूमि अर्जन अधिनियम पारित किया गया। इस कानून में सन 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया तथा इसका नामकरण भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कर दिया गया। अधिनियम के उद्देश्य हैं। इस अधिनियम के कई उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाओं के विकास व नगरीकरण हेतु भूमि का अर्जन करना। भूमि अर्जन की प्रक्रिया में मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध व पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना। भूमि अर्जन से प्रभावित होने वाले भूस्वामियों व अन्य पक्षकारों को न्यूनतम बाधा पहुंचाना व उन्हें उचित प्रतिकर सुनिश्चित करते हुए उनके पुनर्वास व पुनर्स्थापन की न्यायोचित व्यवस्था करना। भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। भूमि अर्जन की प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं व ग्राम सभाओं का परामर्श प्राप्त करना। अब बात करेंगे प्रमुख प्रावधान। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी कंपनियों हेतु भूमि अर्जन की दशा में अर्जन से प्रभावित परिवारों के कम से कम 80% परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। इस प्रकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन हेतु 80% परिवारों या भूस्वामियों की सहमति का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भूमि अधिनियम से पूर्व इसके सामाजिक प्रभाव व सार्वजनिक प्रयोजन का मूल्यांकन किया जाएगा। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और अध्याय 4 में परियोजनाओं की सामाजिक एवं प्रभाव मूल्यांकन था। इस अधिनियम की धारा 10 में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में सिंचित बहुफसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 21 के तहत कलेक्टर या उपायुक्त द्वारा भूमि अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराएगा। इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कलेक्टर या उपायुक्त द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार कलेक्टर या उपायुक्त द्वारा भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन का अधिनिर्णय किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 41 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान के अनुसार भूमि का अर्जन यथासंभव अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 45 के अनुसार परियोजना स्तर पर पुनर्वास या पुनर्स्थापन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 48 के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 50 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 51 के तहत सरकार के द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ताकि विवादों का समाधान तीव्रता से किया जा सके। भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण की संरचना एक सदस्यीय धारा 52 के अनुसार होगी। इस अधिनियम की धारा 53 के अनुसार गठित प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश रह चुका हो अथवा जिसे 7 वर्ष से अधिक समय तक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। इस अधिनियम की धारा 76 के अनुसार भूमि अर्जन के उपरांत हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर या उपायुक्त प्राधिकरण को ऐसे विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा। इस अधिनियम की धारा 81 के अनुसार सरकार के द्वारा लोक प्रयोजन के लिए किसी बंजर या कृषि भूमि का अधिकतम 3 वर्षों के लिए अस्थायी कब्जा प्राप्त करने हेतु कलेक्टर या उपायुक्त को आदेश दिया जा सकता है।
इस अधिनियम की धारा 84 के अनुसार इस अधिनियम के संबंधित कोई भ्रामक या गलत जानकारी उपलब्ध कराने या गलत दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति को 6 मास के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा भी दी जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत कंपनियों या उनके कर्मियों द्वारा किए गए अपराध व संबंधित सजा के बारे में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध व संबंधित सजा के बारे में भी प्रावधान किया गया है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ऐसे व्यक्ति को भी भूस्वामी माना जाएगा जिसका नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज हो। वह व्यक्ति जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त हो तथा वह व्यक्ति जिसे पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त हो। वर्ष 2010 में राज्य में झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम लागू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि सभी स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक तथा रैयतों से भूमि खरीद के मामले में भूस्वामियों हेतु पारदर्शिता व उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। अगला पढ़ेंगे हम लोग झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली जो है वो 2015 में आया था। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा। सामाजिक प्रभाव के आकलन का प्रतिवेदन हिंदी भाषा में तैयार किया जाएगा। सामाजिक प्रभाव आकलन जन सुनवाई एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन जन सुनवाई भूमि अर्जन क्षेत्र के किसी सभी ग्राम सभा एवं वार्ड सभा में हिंदी भाषा के माध्यम से कराई जाएगी। आदिवासी बहुल वार्ड सभा ग्राम सभा में अनुवादक के माध्यम से स्थानीय भाषा में समझाया जाएगा। भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत जमीन मालिकों से भूमि अर्जन हेतु सहमति ली जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में भूस्वामी के साथ साथ ग्राम सभा की भी सहमति ली जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा पेशा अधिनियम के तहत कराया जाएगा। भूमि अर्जन हेतु संबंधित अधियाची निकाय से जमीन का मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सभी राशि संबंधित उपायुक्त कार्यालय में जमा की जाएगी ताकि भूस्वामी को राशि ससमय मिल सके। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है उन परिवारों को भी जमीन का मुआवजा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन दिया जाएगा। भू अर्जन किए जाने वाले गांवों के व्यक्तियों को उपलब्ध प्रावधान के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सुविधा दी जाएगी। कृषि मजदूर, लघु व्यापारी व अन्य कारीगर को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु 200 दिनों का वर्तमान दर से मजदूरी भुगतान किया जाएगा। भुगत बंधक को 25,000 रुपये प्रति एकड़ उस भूमि के लिए जिस पर वे फसल पैदा करते हैं एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। संबंधित जिला के अपर समाहर्ता को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्स्थापन आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित किया गया है। इस समिति में जनप्रतिनिधि एवं प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान जिला स्तर पर ही किया जा सके। राज्य सरकार स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्स्थापन योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सभी प्रमंडलीय स्तर पर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार बनाया जाएगा ताकि उनका निष्पादन प्रमंडल स्तर पर हो सके। तत्काल व्यवस्था के तहत माननीय उच्च न्यायालय की सहमति और परामर्श से कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार भूमि बैंक बनाने हेतु तत्पर है ताकि भविष्य में भू अर्जन की आवश्यकता कम हो सके। किसी भी जिले में बहुफसली सिंचित क्षेत्र के 2% से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जा सकेगी। किसी भी जिले में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1/4 क्षेत्र से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने पर भूस्वामियों को भूमि के बाजार मूल्य का 4 गुना एवं शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ऑडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बता दें कि आप सुनकर बहुत जल्दी और बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी आप इसको सुन करके अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको चीज़ें माइंड में रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।